क्योंकि तुम्हारे दिमाग में होता है कि भाई सीएससी इलेक्ट्रिकल एमटीएच लेके आना है, वरना तो ब्रांच चेंज करना ही करना है, कोई और ब्रांच लेके आए। तो मेरे को ना कोड प्रोसेस कोड शायद समझ नहीं आया शुरू में, कि जब इंटरव्यू आएगा ना जिस दिन, उस दिन तुम सोचने जाओगे ना, खाली हो जाएगा दिमाग, समझ नहीं आएगा कि क्या बोलना है। तो मैंने कहा ये होप छोड़ देते हैं, कोई फायदा नहीं है। तो मेरा उस कंपनी में भी जाएगा। रेज्यूमे बिल्डिंग वाला पार्ट आता है, उसमें फिर अटक गए, क्योंकि भाई नॉन सर्किटल ब्रांच के हैं, तो क्या ही लिखा है? प्रोजेक्ट मिला नहीं आज तक, कोई प्रोजेक्ट मिला नहीं कोर में। मैं गए मतलब आप पहले तो आप मतलब नॉन सीएसई से थे और आप फर्स्ट डे पे ही शॉर्टलिस्ट हो गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा पीस ऑफ एडवाइस है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस जैन, स्टूडेंट ऑफ आईआईटी कानपुर। सो गाइस, हम लोग लेकर आ रहे हैं एक पॉडकास्ट सीरीज जिसमें हम लोग कुछ कॉलेज के सीनियर्स या फिर कुछ एक्सपीरियंस स्टूडेंट कॉलेज के, या फिर कुछ ऐसे लोग जिनको यार अपने फील्ड की काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है, वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होंगे इन पॉडकास्ट के अंदर, जिससे यार आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। सो गाइस, इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक इट, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड ऑल्सो गाइस, टाइम स्टैम्प्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ यू वांट टू skip any part of the video or jump on any other part of the video, then you can do it. Let's get started. So guys, finally we have with us Aviral. So please first of all introduce yourself. So hey guys, I'm Avril. So currently I'm in my 4th year UG in the Department of Material Science Engineering, and as well as I am pursuing my minor in machine learning. अभी बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि जर्नी किस तरीके से इनकी जर्नी रही, ये कॉलेज में एंटर हुए फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर, फिर किस तरीके से एंटर निकाली और किस तरीके से फिर प्लेसमेंट लिया। तो वो पूरी जर्नी हम लोग देख रहे होंगे इनकी, काफी अप्स एंड डाउन्स हैं इनकी जर्नी के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिल्कुल स्टार्ट से कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर से किस तरीके से आपकी जर्नी रही। तो यार देखो, जैसे फर्स्ट ईयर में जब हम लोग आते हैं ना, स्पेशली जैसे जेई जब थोड़ा बहुत बिगड़ जाता है, तो अपने दिमाग में रहता है कि भाई ब्रांच चेंज तो करनी है, क्योंकि यहाँ पे अगर क्योंकि तुम्हारे दिमाग में होता है कि भाई सीएससी इलेक्ट्रिकल एमटीएच लेके आना है, वरना तो ब्रांच चेंज करना ही करना है, कोई और ब्रांच लेके आए। तो एज यूजुअल मैं भी सेम एकदम सोच के आया था कि भाई ब्रांच चेंज तो करना ही है। बट फर्स्ट ईयर यहाँ आके ना मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि ब्रांच चेंज एक रियलिटी है, जो अलग रियलिटी है। उसके लिए तुम्हें ना सिर्फ मेहनत के अलावा ना तुम्हें एक एनवायरनमेंट में घुलना पड़ेगा कॉलेज के, कि यहाँ के एकेडमिक्स इज नॉट जेई। मतलब तुम जेई में जिस तरीके से पढ़ते थे, तुम किताबें लगाते थे, तुम्हारे फिक्स सेट ऑफ सवाल होते थे, वो यहाँ पे नहीं होता है। तुम्हारी यहाँ पे ना बहुत स्पेसिफिक सेट ऑफ चीजें होंगी जो तुम्हें करनी पड़ेंगी प्रॉपरली, जिससे तुम स्कोर कर पाओ। तो इनिशियली जब मैं कॉलेज आया तो मेरे को ये था कि पढ़ेंगे अच्छे से एंड थोड़ी बहुत एक्टिविटीज में पार्ट करेंगे, क्योंकि कॉलेज आए भाई तो थोड़ा एंजॉय भी करना है। तो मैंने जब अपना फर्स्ट ईयर चालू किया, तो एकेड्स में मैंने शुरू से फोकस करने का सोचा कि चलो भाई करते हैं। एंड इनिशियली ना मेरा ट्रिपल शेयरिंग रूम था यहाँ पर। तो अब क्या होता था कि जो ट्रिपल रूम होते थे ना, वो हॉटस्पॉट होते थे, कि वहां पे सारे लोग आके बैठते थे, मस्त गपशप मारते थे, तो वो हॉटस्पॉट बने रहते। हाँ, पूरा विंग उसी में बैठेगा, क्योंकि सबसे बड़ा रूम है। तो इनिशियली उस चीज से उसमें मजा आता था, फिर धीरे धीरे लगा कि चलो अब पढ़ने का भी थोड़ा सोचना है, तो अलग सामने स्टडी रूम्स वगैरह बने थे, उस पर जाके पढ़ने की कोशिश की, पढ़ा भी। तो मेरे को फर्स्ट ईयर का अगर मैं सम अप करूँ ना अपना, तो इन शॉर्ट में ये कहूंगा कि मैंने ना जेई की तरह पढ़ने की कोशिश की, जो कि बहुत बड़ी गलती थी मेरी। तो फर्स्ट सेमेस्टर निकल गया, क्योंकि मैं अभी भी 4th ईयर मटेरियल साइंस से कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरी ब्रांच चेंज नहीं हुई फर्स्ट ईयर में। तो उसका एक मुझे अंदर से तो था ही थोड़ा कि यार ब्रांच चेंज नहीं हुई तो अब क्या आगे स्कोप बचा है मेरे लिए, क्योंकि सुनने में तो आज तक हर सीनियर से यही आया कि भाई इलेक्ट्रिकल का और ये सर्किटल वालों के लगते हैं प्लेसमेंट, तो और नॉन सर्किटल वालों के लिए तो इतना स्कोप नहीं है। तो अब मैंने कहा यार नहीं, ये तो नहीं हो सकता ऐसे, तो अब 4 साल तो नहीं बर्बाद कर दूंगा कि फर्स्ट ईयर खराब हो गया। तो फिर फर्स्ट ईयर के समझ में ऐसा हुआ कि हम लोग की जो विंग थी पर्टिकुलरली, जिसमें मैं रहता था, 24 लोग थे उसमें। तो उसमें ना 1-2 लोगों ने ऐसे कोडिंग करना चालू की कि हाँ चलो कोडिंग करते हैं। तो मेरे को लगा यार कि कोडिंग तो कर ही रहे हैं, थोड़ी बहुत तो की हुई है, हम भी चालू कर देते हैं उसी चक्कर में। तो ये हुआ कि चालू करते हैं, तो स्टार्ट कर दी। अब स्टार्ट तो कर दी, जैसे ही स्टार्ट किया हम लोग एक उस समय ना हम लोग का प्रोग्रामिंग क्लब का एक प्रोजेक्ट होने वाला था, कि समर्स में वो लोग करवाते हैं, तो डीप डाइव इनटू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो मैंने कहा प्रोग्रामिंग करनी है, चालू भी कर रहे हैं, अच्छा बात है, उसमें भी चले जाते हैं। तो उसके लिए इनिशियली कुछ प्रोसेस वगैरह था कि क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने, और कि अगर एक्टिव हो प्लेटफॉर्म्स पे तो ये होगा। तो प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट बना लिया, जो सब बनाते हैं, कोडफोर्सेस, कोडशेफ, एड कोडर, ये सब, वो सब पे चालू कर दिया थोड़ा थोड़ा। तो उस पर तो सिलेक्ट हो गए कैंप में, जो समर कैंप टाइप का था वो कोडिंग का। तो अब उसमें जब पहले दिन चालू हुई क्लासेस या डिस्कशंस जो भी कह लो, तो उनका जो मोटिव था वो बहुत अच्छा था। उनका ये था कि बच्चों को कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से ज्यादा इन डेप्थ ले जाएं और अच्छी अच्छी चीजें इंट्रोड्यूस करें।
बट दिक्कत कहाँ हुई कि मैं अनइंट्रोड्यूस था चीज़ों से, मुझे नहीं पता था ना उस समय कि क्या होता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, एंड मैं डायरेक्टली चला गया उसके एक अच्छे उसमें सेशन में। तो जिन लोग को थोड़ी बहुत आती थी उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा वो, मेरे लिए इसलिए बेनिफिशियल रहा कि मेरी आंखें खुली उस समय कि हाँ भाई इस साइड भी कुछ है जो कर सकते हैं अपन। तो थोड़ा बहुत उस समय मैंने ऑब्वियसली समर भर चीजें ट्राई की, अलग अलग सीखा। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि सेकंड ईयर आते आते ना मुझे रियलाइज हुआ कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, समर कैंप तो मेरे को समझ नहीं आया ढंग से, अब कैसे सीखा जाए। तो अब ना जब ऐसे थर्ड सेमेस्टर के एंड की तरफ ना सीनियर से इंट्रोडक्शन हुआ, जैसे मेरे ब्रांच के, जब ना कि ब्रांच के कोर्सेज हुए तो मैंने कांटेक्ट किया सीनियर्स को। तो देखा भाई कि उसमें तो सीनियर्स एकदम बढ़िया बढ़िया, उसमें क्या कहते हैं, क्योंकि हम लोग जब सेकंड ईयर के उसमें आते हैं फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होने के टाइम में, तब उनकी इंटर्न लग चुकी होती है। ठीक है। तो उस समय उन लोग की इंटर्न लग गई थी, एंड हम लोग तो भाई सब उसमें थे कि अरे भाई इनकी इंटर्न ऐसी लगी, इनकी इंटर्न ऐसी लगी, गजब गजब। तो अब उस समय यही था कि अपने अपने ब्रांच वाले सीनियर्स को कांटेक्ट करने में थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल होते थे हम लोग। तो मैंने कांटेक्ट किया उनको एंड उनसे बातचीत की। तो उन्होंने मुझे समझाया कि इतना डरने का घबराने की बात नहीं है, अभी बहुत टाइम है, 1 साल बचा है, चालू करो, अच्छे से करो, सब सही होगा। तो ठीक है भाई, अब फोर्थ सेमेस्टर से लगना था इसमें, तो क्या करा जाए। तो फिर उन्होंने मुझे कोर्सेज वगैरह बताए। तो यहाँ पे मेरा पहला स्टेप होता है जो मैंने चालू किया इन द स्टेप ऑफ प्रिपरेशन फॉर द प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप इन जनरल। तो फोर्थ सेमेस्टर में मैंने पहला कोर्स लिया था जो था प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। अब ये कोर्स मैं क्यों कह रहा हूँ पहला स्टेप था, क्योंकि ये ना बिल्डिंग ब्लॉक होता है तुम्हारे आगे की उसके लिए। तुम्हें अगर क्वांट साइड में जाना है तो तुम्हें कोर्स आना चाहिए। तुम्हें अगर ये कोर्स नहीं आता तो तुम्हें ना इन जनरल डर लगेगा थोड़ा क्वांट साइड जाने में, तुम्हें पता नहीं, टर्म्स नहीं पता होंगे, तुम्हें लगेगा अरे ये क्या कि अब मेरे को कोडिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में अपनी ये इंटर्न वाला चालू हो जाता है कि बैठो बैठो इंटर्न में बैठो। तो जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस था ना, ये मेरी यहाँ पे एक पहली जो पर्सनल डिसीजन था कि पर्सनल डिसीजन कहूंगा या फिर कह लो कि मेरे भैया भी सेम कॉलेज से तो हाँ, मतलब मेरे भैया का भी रोल था बहुत बड़ा यहाँ पे कि उन सेम कॉलेज से, तो उन्होंने काफी सही मुझे उस समय एडवाइस दी कि ये कर सकते हो। तो मेरे को ना कोड प्रोसेस कोड शेफ समझ नहीं आया शुरू में। मैंने ट्राई किया समझ में भी और थोड़ा बहुत उसके बाद भी हाथ पैर मारे, बट मेरे को ऐसा लगा कि पर्सनली मैं कुछ गेन नहीं कर रहा हूँ उसको करके डायरेक्टली ना, क्योंकि मैं मान लो एक क्वेश्चन आया नॉर्मल वेक्टर पेयर का इस टाइप से, जो लोग जानते हैं, जो लोग नहीं भी जानते वो धीरे धीरे जान जाएंगे। तो वेक्टर पेयर का सवाल है, मैं करता था उसे एकदम कॉम्प्लेक्स मर्ज सॉर्ट लिख के एल्गोरिथम ना, हाथ से पूरा लिखूंगा एल्गोरिथम और फिर करूंगा C++ में भी। तो उस समय ना STL पता थे मुझे, ना एल्गोरिथम्स पता थी मुझे, ना डेटा स्ट्रक्चर्स पता थे। तो मेरे को पर्सनली लगा कि वो सही स्टेप नहीं है मेरे लिए। तो मैंने फोर्थ सेमेस्टर में चालू किया इंटरव्यू बिट। ठीक है। तो इंटरव्यू बिट क्या था कि वो ना उसमें स्ट्रक्चर रहते हैं, उसमें तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर लिखा रहेगा, उससे रिलेटेड सवाल रहेंगे। तो जब मैंने चालू किया वो, तो मेरा ये माइंडसेट था कि मुझे सीखने को एटलीस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, सॉरी। तो मैंने जब चालू किया तो इनिशियली तो क्वेश्चंस थे कि कुछ कुछ बन गए तो अच्छा लगा, क्योंकि कोर्सेज पे जनरली नहीं बनते थे सवाल, ऐसे अटक जाते थे। तो बट इंटरव्यू बिट के जैसे जैसे थोड़े बहुत आगे बढ़े ना, रियलाइज होना चालू हुआ कि नहीं भाई ये भी आसान नहीं है, टफ पड़ेंगे बहुत। तो मैंने अपना फिर उस समय डिसीजन लिया कि चलो करते जाते हैं, देख देख के करेंगे, सीखते चलेंगे कि हाँ कुछ नया सीखा है इसमें, भले ही देख देख के करेंगे, बाद में कभी मौका मिला तो फिर से देखा जाएगा। तो मैंने ना इंटरव्यू भी इटरेट करना चालू किया धीरे धीरे, उस पे जो जो क्वेश्चंस दिए हैं रैंडमली खोले, कुछ ऑर्डर में भी खोले। तो उससे मुझे ना जो डेटा स्ट्रक्चर्स का एक्सपोजर मिला, और जो मैंने, क्योंकि जब मुझे आता नहीं है मैं कोड देखूंगा यूट्यूब वीडियोस देखूंगा कि लोग कैसे सॉल्व करते हैं उन सवालों को। तो मेरे को ना एक आइडिया मिला कि लोग कोड राइटिंग कैसे करते हैं एग्जैक्टली इसमें प्रोग्रामिंग के लिए, ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो एट द एंड जितना भी कोड फोर्सेस मेरा उस समय जितना मैं कर पाया, मैंने फोर्थ सेमेस्टर के अराउंड किया। एंड फोर्थ सेमेस्टर में क्या हुआ, कोविड हिट किया एंड वो मिड सेमेस्टर हिट किया। तो उसके जब तक मैंने जितना इंटरव्यू बिट किया जो थोड़ा बहुत मेरे को सीखने मिला उससे मिला। तो मैंने क्या किया उस समय कि इंटरव्यू बिट मैं करता रहता था, बट मैंने कहा कि अब मुझे थोड़ा आइडिया लग गया चीजों का, तो अब मैं एक बार वापस कोड फोर्सेस चालू करके देखता हूँ। तो ऐसे ना कि उस समय स्पेशली मेरे को पर्सनली फील हुआ कि मेरा जो ग्रुप फॉर्म हुआ ना उस समय, जो हम लोग, ऐसा होता है कि तुम कोडिंग अकेले करने जाओगे तुम बोर होके छोड़ दोगे, क्योंकि तुम्हारे पास ना मोटिवेशन ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। एंड अब मुझे इतनी दिक्कत इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स का आइडिया लग गया मुझे। तो मैंने कहा चलो ठीक है चालू करते हैं। फिर कोड फोर्सेस पे ना रिगरस चालू किया कि भाई दिन के इतने सवाल सॉल्व करने हैं, क्योंकि 5-6 महीने बचे थे इंटर्न सीजन आने में, गर्मियों की छुट्टियां, सेमेस्टर आधा जो बचा है, फिर इंटर्न चालू में भी 1 महीना लग जाता है। ठीक है।
तो मैंने किया कि चलो अब चालू करते हैं, कोड फोर्सेस पे लग गया मैं। कोड फोर्सेस और कोड शेफ पे भी पार्शियली करता था, बट कोड फोर्सेस ऐसा था कि लोग ज्यादा कर रहे थे उस समय, एंड ना उस पे जो रेटिंग वाइज सवाल सॉर्ट कर सकते हो ना, वो बड़ी बढ़िया चीज थी। मतलब इनिशियली मैंने चालू किया तो ऑब्वियसली सवाल तो अचानक तो बनने नहीं लगेंगे, तो मैंने ना गोल सेट किया कि मैंने कहा कि चलो इस रेटिंग से चालू करते हैं, 1000, 1100, 1200 से चालू करेंगे। तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ लोगों को 800 से करो, ठीक है। जो मॉरल मैंने भी बूस्टर 800 मिलता से है ना, स्टार्ट किया था। वो मॉरल बूस्टर अच्छा मिलता है यार। तुम अचानक तुम चालू कर दो 1400, 1500, 1600 और बने ही ना, तो क्या करोगे, फायदा क्या हाँ, सही होगा, बात है। डिमोटिवेट हो गए। तो मैंने 1000 से किया था मैंने पर्सनली, तो मेरे को लगा कि 1000 वाले तो बन रहे हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। 1100 वाले पे आया, मैंने कहा चलो 1100 के ट्राई करते हैं। 5, 10, 15, 20 सवाल इसके लगाए, बन रहे थे। फिर 1200, 1300 साइड जिस साइड आए ना, तो उस समय लगा कि अटक रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा अटक रहे हैं। तो मैंने कहा कि इस पे इटरेट करते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि कॉन्टेस्ट वगैरह में क्या हो रहा है, जो हो रहा है होने दो उधर, अपन यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। तो 1200, 1300 के सवाल सेलेक्ट करता था और लगाता जा रहा था लाइन से। और ये ना कि टैग्स वगैरह और सेलेक्ट नहीं करता था, क्योंकि उससे क्या होता है ना, एक बैक ऑफ द माइंडसेट में वो हो जाता है कि नहीं यार, ये तो टैग सेलेक्टेड है, अब ये वाले मेरे सवाल ज्यादा स्ट्रांग है, इस वाले टॉपिक के ज्यादा वीक है, तो मैं तो यही करूंगा। तो वो माइंडसेट ना बनने के लिए टैग डिसेबल भी कर सकते हो कोड फोर्सेस पे जाके, उसमें ऑप्शन होता है फिल्टर वाले में। बट अगर वो नहीं भी करना चाहो ना, तो रैंडमली क्लिक कर दो जो तुम्हें सवाल दिख रहे हैं, क्योंकि रेटिंग सॉर्टेड होता है। ठीक है। तो चालू किया, 1200 के बहुत कॉन्फिडेंट हो गया कि ये तो कोई दिक्कत नहीं है। 1300 पे आया, 1300 पे कॉन्फिडेंट हुआ। अब आया ना यहाँ अटकने वाला पार्ट, 1400 वाला जो पार्ट होता है स्पेशलिस्ट वाला। तो अभी तक तो प्यूपिल पे घूम रहे थे भाई, जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल उस समय चल रहे थे अपने साथ वाले। तो अब स्पेशलिस्ट वाला पार्ट आया ना, तो उस पे मेरे को लगा कि यार ये तो बार बार ऊपर नीचे हो रहे हैं, गिरते हैं, ऊपर बढ़ते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं, तो मतलब उठ नहीं रहे थे स्पेशलिस्ट वाली साइड। तो फिर लगा कि अब क्या किया जाए। तो 1400, 1500 वाले, 1400 वाले सवाल ना उस समय बहुत लगाए, क्योंकि वो एक लेवल अप होता है ना जो नहीं हो रहा था। तो फिर वो लगाते लगाते जब उसमें कॉन्फिडेंट हो गया ना, तो स्पेशलिस्ट फिर बन गया। एंड फिर एक वो अलग अचीवमेंट वाली फीलिंग थी, क्योंकि भाई तुम चालू किया, तुम्हें कोड फोर्सेस समझ नहीं आ रहा था, तुम प्यूपल में घूमे इतने महीने तक, उसके बाद तुम स्पेशलिस्ट बने, तो फील बढ़िया थी वो। एंड सवाल के काउंट भी जैसे जैसे बढ़ते ना, अच्छा लगता है कि भाई इतने सवाल सॉल्व कर लिए, मेहनत इतने कर सवाल रहे हैं, सॉल्व अच्छा कर लग लिए रहा है। मैंने। हाँ। तो अब क्या था कि एक बार स्पेशलिस्ट बने तो थोड़ा लगा कि चलो कोड फोर्सेस ठंडा कर सकते हैं, अभी तो अब एक अचीवमेंट मिल गया। बट यही था कि दोस्त देखा भाई, दोस्त तो लगे पड़े हैं अभी भी बिल्कुल लगातार उसमें, तो भाई लगा कि नहीं नहीं अभी करते हैं चालू, इसी फ्लो में निकल जाए, क्या पता। तो वो नहीं चालू तो रखा। पीछे रह जाएंगे। हाँ, वरना पीछे रह जाएंगे। ये तो भाई, वो तो फिर वही है ना कि जो ज्यादा मेहनत कर जाए वो निकल ही जाता है। हाँ। तो अब उसमें क्या कहते हैं कि तो कोडिंग मैंने कोड फोर्सेस पे थोड़ी बहुत चालू रखी थी। कॉन्टेस्ट मेरी पर्सनली ऐसा था कि मैं कॉन्टेस्ट कम देता था, बट जितने दिए अच्छे से दिए। एंड पॉइंट ये था, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा पीस ऑफ एडवाइस है कि ना यार, कोड फोर्सेस पे अगर तुम कॉन्टेस्ट दे रहे हो ना, तो अपसॉल्व जरूर करना। अपसॉल्व क्या है कि तुम मान लो तुमने आज दिया डिव 2 या डिव 3 जो भी दिया तुमने, एंड तुमने उससे कहा कि चलो ABC सवाल बन गए, AB सवाल बने, C में तुम लगे रहे बाकी के 1-1.5 घंटा जितना बचा है, बट तुमसे वो नहीं बना। तो जब कॉन्टेस्ट खत्म हो जाए ना, उस सवाल को खोलो, आधा घंटा और दिमाग दो उसमें, आधा 1 घंटा नहीं बने ना, तो ट्यूटोरियल खोल के देखो जिसमें एडिटोरियल दिए रहते हैं। उससे क्या होगा, तुमने एक अपना दिमाग लगा लिया, ठीक है। तुम्हें लगा कि तुमने ऐसा नहीं कि तुमने एफर्ट्स नहीं मारे, तुमने एफर्ट्स मारे, उसके बाद तुमने कहा कि सॉल्यूशन देखते हैं। तुमने एक अप्रोच पता लगेगी, एल्गोरिथमिक अप्रोच जो होती है, क्वेश्चन होगी, वो एडिटोरियल बड़े बढ़िया लिखे होते हैं लोगों ने, और इसमें तुम कोड फोर्सेस पे सारे सबमिशंस भी देख सकते हो, तो वो भी देख सकते हो कि किसी का कोड देखना है तो। बट पर्सनली एडिटोरियल पे जाओ, हिंट देखो, हिंट लो, सोचो, अगर तुम्हें हिंट से समझ आ जाए बहुत बढ़िया, बढ़िया अचीवमेंट है भाई, तुमने एक सवाल आज एक्स्ट्रा सॉल्व किया हिंट लेके। हिंट से भी ना समझ आए कोई बात नहीं, पूरा फुल एडिटोरियल पढ़ो, खुद से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। क्योंकि ऐसा होता है ना, लोग मैंने देखा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने के चक्कर में लोग सोचते हैं कि सवाल तो पढ़ लिया हमने, आंसर अब तो हो ही जाएगा, हमसे क्या जा रहा है, तो कोड छाप के सबमिट कर दो। बट ये मेरे को पर्सनली ठीक नहीं लगता। तुम खुद इंप्लीमेंट करोगे ना, तुम अटक जाओगे बीच में कहीं ना कहीं, गारंटीड है। क्योंकि सॉल्यूशन पढ़ना इज वन थिंग एंड उसको इंप्लीमेंट करना इज वन थिंग, दोनों स्किल्स जरूरी है ना तुम्हें अगर जल्दी सॉल्व करना है सवाल तो। अब क्या हुआ कि महीने तो निकल गए, इंटर्न तो आने हैं अभी, वो तो आने वाली हो तो बॉम्ब फूटेगा ही। तो अब क्या कहते हैं कि अब दिमाग में आया कि भाई कोडिंग से सिर्फ तो नहीं होगा ना, रेज्यूमे भी तो बिल्ड करना है। रेज्यूमे बिल्ड करने के साथ अब तुम्हारा पहली बार ऑनलाइन होगा इंटर्न, क्योंकि आज तक तो ऑफलाइन होते थे टेस्ट वगैरह, अब ऑनलाइन टेस्ट होंगे, तो क्या पता लोग कोडिंग के वो भी डिफिकल्टी भी बढ़ा दें सोच के कि ऑनलाइन हो रहे हैं, तो लोग के पास बहुत ऑप्शंस हैं। तो अब उसके लिए भी प्रिपेयर करना रहना है, तो कोडिंग बंद नहीं कर सकते, तो कोडिंग चालू रखी। साथ में मैंने क्या किया कि इंटरव्यू बिट, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक बार का टच करा हुआ था थोड़ा थोड़ा उसमें से क्वेश्चन,
तो मैंने लीड कोड पे चला गया, मैंने कहा लीड कोड पे चलते हैं, इस पे भी स्टैंडर्ड सवाल मिलते हैं ज़्यादातर, जो स्टैंडर्ड एल्गोरिथम सवाल होते हैं, टफ भी, इजी भी, जो भी। हाँ तो हाँ मैंने उसमें करना चालू किया कि चलो इंटरव्यू भी टच किया हुआ है, इसमें चालू करते हैं, धीरे-धीरे उसकी भी प्रिपरेशन होती रहेगी स्टैंडर्ड सवालों की, इधर कोड फोर्सेस पे चली रही है। और अब अब बाकी का जो रिज्यूमे बिल्डिंग वाला पार्ट आता है, उसमें फिर अटक गए क्योंकि भाई नॉन सर्किटल ब्रांच के हैं, तो क्या ही लिखा है? प्रोजेक्ट मिला नहीं आज तक, कोई प्रोजेक्ट मिला नहीं कोर में, मतलब ये सीएस साइड, सॉरी। हाँ तो हाँ अब क्या लिखा जाए, रेज्यूमे तो खाली है, अब ये थोड़ा ना लिख देंगे स्पेशलिस्ट एट कोड फोर्सेस उसमें, और बाकी तो खाली रहेगा ना। तो अब क्या हुआ कि उसमें सीनियर से एडवाइस ली, सीनियर से पूछा कि आप लोग के साथ भी आप लोग ने फेस किया होगा, क्योंकि एक साल में तो अचानक कोई कोर्स कर नहीं लोगे, तो सेकंड ईयर में कोई एकदम तगड़ा कोर्स कर लिया। तो अब भाई उसमें प्रोजेक्ट के सेक्शन होता है, कोर्सेज का सेक्शन होता है, पास्ट एक्सपीरियंस का सेक्शन होता है। पास्ट एक्सपीरियंस तो खाली, पहली बार तो एक्सपीरियंस मिलता है इंटर्न में। हाँ तो कोर्सेज वाले सेक्शन में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स सबसे पहले लिख दिया भाई, क्योंकि ये तो अकेली चीज है जो अभी तक अच्छी की है 2 साल में। और बाकी रहे जो प्रोजेक्ट्स की बात, तो वो मेरा सेकंड फेज ऑफ लाइफ था, जहां से मैंने एक नई फील्ड पकड़ी। तो मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट्स मैंने चालू किए कि मोस्ट कॉमन प्रोजेक्ट्स क्या है किसी फील्ड में, लोग रिज्यूमे में क्या देखते हैं। तो मैंने देखा कि मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स लोग काफी प्रेफर करते हैं, कि अगर मशीन लर्निंग लिखा हो या फिर इस डेटा साइंस के कोई साइड की लिखी हो, तो लोग प्रेफर करते हैं। तो मैंने उस साइड को एक्सप्लोर करने की कोशिश की। तो वहां पे मैंने ना क्या किया कि ये गलती की कि मैंने यूट्यूब पे जाता था, प्रोजेक्ट देखता था, उस समय तो भाई सब समझ आ गया था, उसमें कोड वोड लिखा है सब कुछ, एंड मैंने समझ के खुद से ऐसे लिख लिख के थोड़े बहुत चेंजेस करके समझ लिया कि हाँ चलो ये समझ आ गया, प्रोजेक्ट लिख दिया। अब लिख दिया कोई बात नहीं, रेज्यूमे में तो लिख ही सकते हो भाई, तुमने अगर तुमने कोड लिखा हुआ है इसका, तो लिख दिया, अच्छी बात है। तो रेज्यूमे वाला टेंशन खत्म हो गया था आखिरी तक, कि ये थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, इसी के बेसिस पे जाना है भाई, इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते आखिरी में। ठीक है। अब स्पेशलिस्ट था मैं तब तक कोड फोर्सेस पे, एंड फिर मेरा एक गोल यही था कि यार इंटर्न के आने तक ना, क्योंकि डिले हो गई थी हमारे इंटर्न ऑनलाइन के चक्कर में, थोड़ा सब लेट हाँ चालू हाँ हुआ था। तो बस दिमाग में ये था कि काश एक्सपर्ट बन जाऊं, काश एक्सपर्ट बन जाऊं, बस रेज्यूमे पे एक्सपर्ट लिखा हुआ अलग ही लगेगा। हाँ तो अब क्या था कि लीड कोड चल रहा है मेरा, है ना, साथ में मेरे को डायनेमिक प्रोग्रामिंग में बहुत दिक्कतें आई थी। तो मैंने बहुत हाथ पैर मारे थे, मैंने ना कि इधर उधर से मैंने ढूंढा कि यूट्यूब पे वीडियोस देखी, पूरी पूरी प्लेलिस्ट देख डाली कि ऐसे करते हैं लोग सॉल्व, ऐसे करते हैं, कोड देखे, नहीं समझ आया। फिर पर्सनली मैंने एक डीमक्स का उस समय कोर्स हमारे ऐसे मेल पे आया था कि आईआईटी के वालों के लिए करना तो कर लो। तो मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं भाई, इसमें क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए। तो ना उसमें उन्होंने जो एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाली पार्ट मैंने अटेंड की थी, उसकी इन जनरल फॉलो करने की कोशिश की थी, बट काफी एग्जॉस्टिव उनका करिकुलम होता था। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाली मैंने मतलब अटेंड की अच्छे से, एंड ना उन्होंने ना एक इंट्यूटिव फील दिला दी कि कैसे सोचते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो मेरे को पर्सनली वो बहुत अच्छा लगा, जिससे मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाला पार्ट ना एटलीस्ट उस लेवल के लिए, डायनेमिक प्रोग्रामिंग टफ बनाने को बहुत बन सकता है, बट उस लेवल के लिए मेरा सॉर्ट आउट हो गया था कि अब दिक्कत नहीं होगी मुझे सोचने में। थिंकिंग पर्सपेक्टिव से इतना इंट्यूटिव नहीं होता है डीपी, मतलब तुम सोचोगे बट तुमने वहाँ फॉर्मूला बैठ के बना रहे होगे कि चलो ये आई प्लस प्लस माइनस इधर उधर करके देख लेते हैं जो बन जाए डीपी में। तो बट उससे ना एक फील आ गई कि कैसे बनती है डीपी, तो मेरा वो पार्ट सॉर्ट आउट हो गया उस समय, तो मेरे को काफी बेनिफिशियल रहा। तो अब कोड फोर्सेस चल रहा है डेली का, जितना एग्जॉस्टिव चल रहा था, लीड कोड चल रहा है, रेज्यूमे के प्रोजेक्ट्स तो लिख ही दिए भाई, उसमें 1-2 हफ्ते दिए, जो जो सीखा लिख दिया उसमें। तो अब कोड फोर्सेस पे ये हुआ कि जो स्पेशलिस्ट से एक्सपर्ट वाली जर्नी है ना, वो भी थोड़ी ऐसी सी है, ऊपर नीचे खिसकते रहोगे बहुत उसमें। तो जब 1500 के ऊपर गए तो बहुत अच्छा लगा, फिर 1550 के ऊपर 1600 के बीच में घूमोगे थोड़ी देर की, अरे यार नहीं बढ़ रही रेटिंग, फिर गिरी, फिर बढ़ी, फिर गिरी। तो फाइनली एक कॉन्टेस्ट आया जिसमें मेरी अच्छी रेटिंग बढ़ी, एंड मैं एक्सपर्ट बन गया इंटर्न से पहले, रेज्यूमे सबमिशन से पहले। मैंने कहा अब ना कोड फोर्सेस यहीं रोक देते हैं। मेरा जो गलत डिसीजन, मैं पता नहीं कहूंगा सही रहा है गलत, बट कोड फोर्सेस मैंने इसके बाद ना कॉन्टेस्ट वाला पार्ट नहीं दिया, मैंने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने थे कोई पर्टिकुलर टॉपिक की या रेटिंग के, वो मैं कर लेता था। बट मेरे को लगा कि एक मोटिवेशनल फैक्टर अंदर बचा हुआ है, ऐसे रहने दो, कहीं पता गिर जाए नेक्स्ट कॉन्टेस्ट में, क्योंकि बहुत फालतू का डर है, कोई सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अकाउंट है, तुम जा चुके हो तो तुम बन चुके हो एक बार, कोई बात नहीं, नीचे गिरोगे उठोगे भी वापस। तो पर्सनली मेरी कोड फोर्सेस की जर्नी सॉर्ट ऑफ अराउंड वहीं तक थी, उसका थोड़ा बहुत मैं सॉल्व करता रहता था बीच में। एक ये रहता है ना अंदर की, मस्से का बंदा, मतलब मटेरियल साइंस का बंदा, हमारे मस्से बुलाते हैं, तो फॉर द ऑडियंस इन जनरल, तो उसका बंदा फिर भाई वो कोडिंग करके ऐसे अच्छा ऊपर निकल के आ रहा है,
तो हाँ, हाँ। जनरली होता है ना सर्किटल वाले दिखते हैं हर जगह को तुम्हें कोडिंग में जाओगे हाँ। तो। एटलीस्ट ऐसा मेरा सोचना था। हुँ। दो हाँ, ऑब्वियसली हाँ। बहुत आते हैं, बट ये मिथ था जो हुँ। दिमाग में था। वो वाला पार्ट मैंने उधर से कवर किया, डीपी मेरी सॉर्ट आउट हो गई, इधर मैं एक्सपर्ट बन गया, रिज्यूमे में मैंने कहा हुँ। चलो सॉर्ट आउट हो गया। तो हुँ। मैंने कहा भाई पूरा तैयार है, अब क्या बचा है? तो इंटर्न चालू हो गई। अब इंटर्न चालू हुई, टेस्ट चालू हुए, तो भाई टेस्ट में रियलाइज़ हुआ कि नहीं अभी तो बहुत कुछ बचा है, अभी नहीं हुआ ढंग से। कोडिंग एक टेस्ट में क्या होता है, अगर तुम जो ओपन जैसे पहले तो एक रोना ये हम लोग के ब्रांच का ही रहता ही है ऑब्वियसली कि हुँ। हम लोग के लिए जो इंटर्न में कंपनियां खुलती हैं दैट इज वेरी वेरी लेस देन कंपेयर हुँ, टू हुँ, हुँ। कैपिटल के लिए खुलती है। हमारे हाँ, साल ये हाँ। सीन ऑनलाइन अगले साल से रिक्रूटमेंट में मुझे नहीं पता क्या हुआ। हमारे हुँ, साल ये सीन था कि हमारा तो ये था कि जिसमें चांस मिले पहले तो मुश्किल से चांस मिले, रेज्यूमे हुँ। शॉर्टलिस्टिंग, सीपीआई कट हाँ। ऑफ और उसके बाद तुम्हारा कोडिंग स्किल्स, तुम्हारा कोडिंग हुँ। राउंड, ये सब बहुत कुछ हुँ। था। तो ये होता था कोडिंग राउंड अच्छे से देना है क्योंकि बहुत कम हुँ। कंपनियां तो खुल रही हैं जो शुरू के डेज हुँ। में आती है, इनिशियल डेज में। तो अच्छे से दिए कोडिंग राउंड, बट कोडिंग राउंड के साथ क्या होता था ना, एमसीक्यू भी आते थे। अब उसमें हुँ, एप्टी वाला हुँ। पार्ट तो फोड़ देते थे क्योंकि भाई वो 10th मिनट में एनटीएससी की तैयारी की हुई है तो हाँ। मैट वैट की हुई थी अच्छे से। हुँ। तो एक एप्टी वाला पार्ट अच्छा बढ़िया फोड़ते थे, बट उसके बाद ना बस वही फोड़ते थे क्योंकि उसके बाद आता था जो सीएस कोर वाली चीजें, ऊप्स, हाँ। डीबीएमएस, हाँ, ओएस और ये हाँ। सब चीजें थोड़ा-थोड़ा ही पूछते हैं इंटर्न में। हुँ, तो हुँ। वो नहीं हो पाता था क्योंकि वो पता नहीं था कि ये चीज़ें भी पढ़नी पड़ती हैं। तो जब वो टेस्ट में देखा ना मैंने, तो मैंने ऊप्स पढ़ ली थोड़ी-सी। मेरे को लगा चलो ऊप्स हुँ। पढ़ लेते हैं क्योंकि ज़्यादा आस्क्ड फील्ड है ये। तो यूट्यूब हुँ। के ऐसे वीडियोज़ लेक्चर्स देख लिए मैंने ऊप्स के और हुँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो टेस्ट क्योंकि कोडिंग के चक्कर में ठीक-ठाक चलते चले गए और शॉर्टलिस्ट जब आई तो डे 1 में ना ऐसा होता है कि डे 1 में जनरली शॉर्टलिस्ट जल्दी नहीं आती है। तो हुँ, हुँ, मतलब हुँ। नॉन सर्किटल वालों की, तो डे 1 में मेरी शॉर्टलिस्ट थी। तो हुँ। मैं गया इंटरव्यू देने। अब मैं कंपनी के किसी के भी नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, हुँ। मैं इन जनरल अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा। हुँ, हुँ। मैं गया मतलब इंटरव्यू आप देने। पहले तो आप मतलब नॉन सीएसई से थे और आप फर्स्ट डे पे ही शॉर्टलिस्ट हो गए। फर्स्ट डे पे हाँ, तो यार वो हाँ। एक मोटिवेशनल बहुत ना मतलब हाँ। बहुत सही था कि फर्स्ट डे तुम्हें किसी कंपनी में शॉर्टलिस्टेड हो जिसका तुम्हें इंटरव्यू देना है, डे 1 हुँ, हमारा। हुँ। तो मैंने कहा यार इस ये तो ड्रीम कंपनी टाइप की है, अब इसमें एकदम जाना है और फोड़ के आना है। हुँ। तो मैं बढ़िया रेज़्यूमे जो मैंने लिखा था, प्रोजेक्ट वगैरह हुँ। रिवाइज़ किए। तो अब क्या था ना कि इसमें 2 हफ्ते पहले जब तुम्हारे इंटरव्यू आने वाले हो ना, उससे पहले हुँ। जो बेसिक क्वेश्चन्स होते हैं वो पेन डाउन कर लो। पेन डाउन एज़ इन लिख के रख लो, क्योंकि जब इंटरव्यू आएगा ना जिस दिन, उस दिन तुम हुँ, हुँ। सोचने जाओगे ना खाली हो जाएगा दिमाग। समझ नहीं आएगा हुँ। कि क्या बोलना है, लिखे हुए होंगे बस पढ़ के चले जाओगे, वहाँ बोल दोगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हुँ। इंट्रो हो गया उसमें। और मान लो ऐसा होता है ना कुछ कंपनीज टेक के साथ ना एक आध एचआर सवाल पूछ लेती है कि तुम क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, स्किल सेट्स क्या है तुम्हारे, तुम्हारी वीकनेस हुँ। और ये स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। तो ये सब ना बेसिक एचआर नेट पे कहीं भी डालो, बेसिक एचआर मिल जाएंगे, उठा के पेन डाउन कर दो, एकदम हुँ। सुंदर उसमें लिख के रख लो कि भाई ये तो हुँ। तुम्हारा जिस दिन इंटरव्यू देख के जाना है तुम्हें, चाहे कुछ हो। हुँ। ठीक है। तो अब जो डे वन वाली कंपनी थी मेरी, हुँ। उसमें ना मैं एक पार्ट और भूल गया मैं, क्योंकि मैं वो कोडिंग साइड इतना घुस गया ना कि मैं दूसरा पार्ट बिल्कुल हाँ। भूल गया। हाँ, हाँ। तो अब A1 वाली जो कंपनी थी, मेरा उसमें शॉर्टलिस्ट हुआ, नॉट एसडी प्रोफाइल, क्वांट प्रोफाइल। एंड यहाँ से मेरी हुँ। एक और साइड स्टोरी चालू होती है हुँ। कि एमएसओ करने के बाद ना जो सीनियर से मैंने जब एक बार ये इनिशियली बता दो बात। एसडी और क्वांट प्रोफाइल क्या है? क्या डिफरेंस है थोड़ा-सा? हाँ, तो एसडी होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर। तुम हाँ। उसमें बेसिकली काम करोगे ऑन दी मोर एस्पेक्ट ऑफ कि तुम क्या-क्या हुँ। टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो और इस टाइप से। हुँ। क्वांट साइड होता है कि तुम ना मैथमेटिकल एस्पेक्ट में जाओगे कि जैसे क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग होती है एक टर्म। हुँ। एक फॉर एग्जांपल क्वांट की फील्ड का है वो, बट क्वांट में और भी वो ना प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एस्पेक्ट में चला जाता है जॉब के, एंड तुम उसमें तुम्हारा उस साइड फील्ड में काम हो जाएगा। ठीक है। तो मेरा शॉर्टलिस्ट हुआ क्वांट में, क्योंकि और मैं था शॉक्ड क्योंकि मैं तो एसडी की तैयारी करके गया था अच्छे से। हाँ। एंड यहाँ से ना मेरी एक साइड में स्टोरी चालू होती है, जो बैक स्टोरी है कि जब मैंने सीनियर से हुँ। बात की थी तो उन्होंने मुझे 2 चीज़ें सजेस्ट की थी कि जो क्या कहते हैं कि या तो तुम अपना एक एसडी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो या तो क्वांट बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। अब क्वांट का ही थोड़ा रहता है कि कंपनीज हमारे यहाँ कम आती हैं इंटर्न में, तो ना हुँ। उतना एक्सपोज़र तुम्हें हो सकता है ना मिले, तो एसडी इज़ द मोर कॉमन वे कि तुम्हें इंटर्न लगने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और उस ठीक समय है। तो दिमाग में रहता है कि इंटर्न लगवानी है। तो हुँ, एसडी हुँ। तो कर ही रहा था, बट क्वांट में ऐसा हुआ ना कि एमएसओ करने के बाद, मतलब जो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स करने के बाद मेरे को पर्सनली लगा कि उस फील्ड में चालू कर देते हैं। तो अराउंड 2 ढाई महीना 3 महीना पहले जब ये इंटर्न चालू होने वाली थी, इंटर्न के जो टेस्ट हुँ। वगैरह, मैंने हुँ। क्या किया कि क्वांट की साइड ना प्रिपरेशन चालू कर दी। तो एक तो ये क्वांट वाली जर्नी हो गई, एक कोडिंग वाली जर्नी हो गई। एंड अब मैंने तुम्हें रिज्यूमे का अपना बता दिया। उसके हुँ। बाद मैंने बता दिया कि इंटर्न चालू होने से पहले 2 हफ्ते पहले तुम्हें एक बेसिक एचआर क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे।
ठीक है। और ऊप्स का मैंने जब चालू किया, जब मैंने टेस्ट देना चालू किए थे, तो एक ये पार्ट हो गया। अब एक पार्ट जो और बचा है ना, जो इंटरव्यू से पहले स्पेसिफिक चाहिए होता है, पजल्स। अब ना ये बढ़िया गेम होता है वहाँ इंटरव्यू में। तुमसे आएंगे इंटरव्यू वाले, वो पूछेंगे चलो भाई इस पजल का आंसर बताओ। अब वो पजल ऐसी होती है कि तुम्हें सुनने में तो लगेगा कि यार ये मतलब ये तो नहीं बता पाएंगे ऑन द स्पॉट, कुछ तो होगा कि होगा चलो स्ट्राइक करके ही बता दोगे, वरना ना हाँ। थोड़ी माइंड बेंडिंग टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं कि अचानक नहीं स्ट्राइक करेंगी, थोड़ा सा टाइम दोगे तो आ जाएंगी, कुछ टफ नहीं होता है हाँ। इसमें, बस ऐसे थोड़ा ट्विस्टेड होती हैं पजल्स। तो ये ना अपना जो मेरा का ग्रुप बन गया था मेरा, हम लोग थोड़ा साथ में सब प्रिपेयर कर रहे थे कि हाँ भाई ये रह गया है। तो उधर ही आया कि यार पजल्स भी तो करनी पड़ेंगी। मैंने कहा यार ये तो सही हाँ। बात है, पजल्स अपन भूल ही गए। तो हमने उठाया इंटरव्यू बिट के पजल्स वाला पूरा सेट और निपटा दिया उसे, 100 150 200 जितनी भी रहती हैं उसमें। जब एक बार इंटरव्यू बिट हो गया ना, तो जो पजल्स वाला पार्ट, तो फिर ब्रेन स्टेलर आती है उसके बाद एक साइड जिसपे लोग गो टू होता है पजल्स के लिए। तो ब्रेन स्टेलर पे चालू कर दी थी इजी से कि यहाँ भी चालू कर लेते हैं, टाइम जितना बच रहा है, ज्यादा टाइम बचा नहीं था जब इंटरव्यू वाले टाइम से पहले। तो थोड़ा थोड़ा वहां चालू कर दिया कि जो जो क्वेश्चन हो रहे हैं हो रहे हैं। हाँ। तो अब आया डे 1 इंटरव्यू। मैं गया भाई कि क्वांट के लिए चलो दे देंगे कोई बात नहीं। अब मैं इंटरव्यू देने बैठा कि मेरे को कॉन्फिडेंस था कि क्वांट किया हुआ है मैंने, बेसिक लेवल किया है, और इंटर्न में ना इतने एग्जॉस्टिव इंटरव्यूज नहीं होते पर्सनली, जो मेरा फील मतलब वो बाद में आते हैं प्लेसमेंट पे, बट इंटर्न में एक वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ भाई बंदा अभी 3rd ईयर में है, सीख रहा होगा चीजें, पर लिमिट तक पूछते हैं। तो मैंने कहा क्वांट या एसडी पूछेंगे, कुछ भी पूछेंगे बता दूंगा मैं। इतना कॉन्फिडेंस था कि क्योंकि मॉरल बूस्टर तो अलग लेवल चल रहा था, टेस्ट शॉर्टलिस्ट हो रहा हूँ, जो जो कोडिंग वोडिंग ये सब सब ठीक चल रहा था। अब उन्होंने पूछना चालू किया मुझसे डेटा एनालिटिक्स। अब ये ना ये फील्ड है अलग, ना ये डेटा साइंस है, ना ये एग्जैक्टली क्वांट है, ना ये एग्जैक्टली एसडी। ये ना अलग साइड चले जाते हैं डेटा एनालिटिक्स। उन्होंने मुझसे पूछना किया कि तुम्हें डेटा दिया है, अब तुम इसका कैसे कैसे इसमें डेटा कैसे क्या चीजें निकालोगे, ये सब दे दिया। अब भाई मैंने कभी सुना नहीं ये सब चीजें, मैं सोच रहा हूँ यार ये तो कुछ अलग ही पूछ रहे हैं मुझसे, मैं तो कुछ मतलब मैं तो इस फील्ड के लिए आया ही नहीं हूँ। तो मैंने उधर उनसे बोला कि सर मेरी तो मेनली 2 फील्ड्स हैं, या तो आप क्वांट पूछ लो या फिर सॉफ्टवेयर पूछ लो, क्योंकि ये डेटा एनालिटिक्स वाला पार्ट तो है नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा कि फॉर दैट पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर दे आर हायरिंग डेटा एनालिटिक्स फ्रॉम द क्वांट साइड। मैंने कहा यार ये मेरी किस्मत क्यों खराब है, इसमें मेरी क्या गलती है कि आपको डेटा एनालिटिक्स हायर करना है तो कौन साइड से कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि फिर आप एक बार एसडी पूछ लो मुझसे, एसडी के लिए भी मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने मुझसे एसडी के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है चलो फिर कल तुम्हारा एक शेड्यूल कराते हैं एसडी का इंटरव्यू। मैंने कहा ठीक है। तो सुबह सुबह एकदम उठ के पहला इंटरव्यू एसडी का उन्होंने लिया। उसमें उन्होंने मुझसे एसडी भी पूछी, क्वांट भी पूछी, ठीक है। तो एसडी और क्वांट दोनों पूछी और मैंने बता दिया। क्वांट में जैसे मैंने कहा मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी, तो पार्शियल पार्शियल टाइप का था मेरा, थोड़ा अटका थोड़ा रहा। तो पहला राउंड मेरा बहुत खराब गया क्योंकि कुछ नहीं बता पाया। दूसरा राउंड में क्वांट पार्शियल पार्शियल रहा और एसडी जो कोडिंग पूछी थी वो एज इट इज बता दिया ढंग से। तो होप्स तो नहीं छोड़ सकते यार, ड्रीम कंपनी टाइप की है, डे 1 है, तुम्हारा मन है कि तुम्हें तो जाना है। तो रहा तो शाम तक की कॉल आएगा, 3rd राउंड का कॉल आएगा, नहीं आया। तो ये एक ऐसा था जो मैं खुद भी इतना मतलब किस्मत कह लो या फिर ये कह लो कि क्वांट उतना अच्छा नहीं था उस समय, बट उसमें मेरा टेक्निकली रह गया कि नहीं हुआ उधर। उस दिन ना मुझे टेक्निकली उतना समझ नहीं आया कि क्या रीजन रहा, थोड़ी किस्मत रही, थोड़ा क्वांट रहा, मिक्स्ड ऑफ ऐसा था कि रह गया। तो रात तक तो ये था कि यार उस दिन का दिन तो डिवास्टेटिंग था, मतलब सारा मॉरल क्रश हो गया एक ही दिन में, जितना बना था अभी तक ना एकदम बूस्टर सब क्रश हो गया कि यार ये तो रह गई ड्रीम कंपनी, अब क्या किया जाए। तो अब क्या किया जाए, तो अब कुछ नहीं कर सकते यार, अब तो मूव ऑन करना पड़ेगा तुम्हें इससे आगे, क्योंकि टेस्ट तो चल ही रहे हैं बीच बीच में, इंटरव्यू भी चल रहे हैं बीच बीच में। तो टेस्ट देता रहा मैं एंड शॉर्टलिस्ट मेरा, मैं जैसे मैंने कहा कि कोडिंग साइड मेरा प्रिपेयर था एंड डे 1 क्योंकि मेजॉरिटी क्रीम पूरा जो सर्किटल होता है मेजॉरिटी निकल जाता है, जो अपर लेवल वाला रहता है, क्योंकि वो निकल गया एक बार। तो टेस्ट में शॉर्टलिस्ट होना भी थोड़ा ज्यादा इजी हो गया ओवर द टाइम। तो उसके बाद ना फिर टेस्ट में शॉर्टलिस्ट जैसे जैसे आती थी ना, तो बस उसी से मॉरल बूस्टर होता था, क्योंकि ऐसा होता था ना कि नॉन सर्किटल वाला ना मैं ही होता था शॉर्टलिस्ट में। तो अब एक तो पहले तो सबको ये लग रहा होगा कि कितने टेस्ट में शॉर्टलिस्ट हो गए, भाई इंटरव्यू देता रहा क्या मैं? हाँ मैं इंटरव्यू देता रहा टेक्निकली। तो अब क्या हुआ कि बहुत कुछ सीखा, बट उससे मैंने लाइक लिटरली मैंने ना हर एक इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखा। तो अब फिर एक और फर्म का मेरा इंटरव्यू आया, तो उसमें क्या हुआ कि फर्स्ट राउंड कोडिंग फोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड राउंड जब मेरा आया
तो दो लोग बैठे थे उस पैनल में, तो उसमें उन्होंने मुझसे धीरे-धीरे पूछना चालू किया, तो ऊप्स पूछी उसने मुझसे, तो फिर मैंने यार ऊप्स बता दी, मैंने कहा जितनी आती है उतनी तो बता दी, पढ़ के तो गया था थोड़ी बहुत। बट ना यार उस समय ना मेरे को लगा कि जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे जो दोनों लोग सामने से, मतलब मेरे को पर्सनली लगा कि वो लोग थोड़ा ज़्यादा एडमेंट थे ऊप्स की तरफ, तो ना ऊप्स ही पूछ रहे थे वो, इम्प्लीमेंटेशनल ऊप्स पूछ रहे थे एंड फिर डीप कॉन्सेप्ट्स में घुस गए वो ऊप्स के। तो एक लेवल होता है ना जब तुम इंटरव्यू चल रहा होता है तो तुम जनरली मना नहीं करना चाहते कि तुम्हें नहीं आता है, क्योंकि वो एक सॉर्ट ऑफ लगता है कि बैड इंप्रेशन है। ठीक है। बट जब मेरे साथ वो ऊप्स पूछते चले गए ना, जब मुझे समझ आया कि भाई इससे ज़्यादा नहीं हैंडल होगा ऊप्स, तो मैंने कहा कि सर मेरा पर्सनली ऊप्स के साइड मैंने एक इन जनरल थोड़ा बहुत पढ़ा है, इसका थ्योरेटिकल नॉलेज है मुझे, वो भी बेसिक। तो यार उन्होंने सामने से कह दिया कि नहीं ये तो गलत है, तुम्हें होनी चाहिए ऊप्स की नॉलेज, जाओ पढ़ के आओ। तो भाई बड़ा मतलब फिर एक मोटिवेशनल क्रश हो गया, जो होता है ना कि हाँ, जितना ऐसे एमएल के प्रोजेक्ट्स पढ़ के आया कि नहीं ये तो सही वो है, भी सब फिर गए। क्रश हो गया सब। इन्होंने तो सामने से बोल दिया। अब आई एक नेक्स्ट बड़ी फर्म, ये लेट आई थी हमारे टाइम में ना, जनरली पहले आ जाती है, तो इसमें भी मेरा शॉर्टलिस्ट हुआ। एंड ये वो थी जिसमें लिटरली सारे सर्किटल वाले ऊपर के, इलेक्ट्रिकल वाले, एमटीएस वाले, और मैं नॉन सर्किटल, क्योंकि ओपन मतलब हुई भी थी सबके लिए, बट वो सच्चाई तो भी जानता है, मैं भी जानता हूँ कि भाई वो खुलना बस ओपन ऐसे ओपन फॉर ऑल होती है। तो मैं शॉर्टलिस्ट हुआ, तो मैं काफी हाइप्ड अप था। पहला राउंड मेरा उसका लेजिट, मतलब मैं बता रहा हूँ, होता है ना कि तुम्हें फील आ जाती है कि तुमने सब बता भी दिया। उन्होंने मेरी कोडिंग पूछी, बता दिया। उन्होंने मेरे एमएल के प्रोजेक्ट्स पूछे, डिटेल में पूछे, जो चीजें इन्वॉल्व थी ना, मैंने कहा ना जब मैंने पढ़ा मैंने बहुत ढंग से पढ़ा, जो चीजें इन्वॉल्व थी मैंने एकदम अच्छे से बताई। उन्होंने पर्सनली मुझसे बोला कि उन्होंने मुझे सॉर्ट ऑफ ये बताया कि भाई बहुत अच्छा गया तुम्हारा, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, सेकंड राउंड जाओ। तो उन्होंने मुझे एक हिंट दे दिया कि सेकंड राउंड में क्या पूछ सकते हैं। उन्होंने कहा सेकंड राउंड में तुमसे पूछ सकते हैं गेस्टिमेट्स। अब भाई मैं फिर एकदम कंफ्यूज्ड, मैंने गेस्टिमेट्स तो कभी सुने नहीं है, क्योंकि मैंने प्रोफाइल लिमिटेड रखी थी अपनी। तो अब मुझे ना उस इंटरव्यू के बीच में अराउंड 15-20-30 मिनट का समय मिला होगा, 2 राउंड्स के बीच में। तो मैंने गेस्टिमेट्स पढ़ना चालू किया नेट से, एग्जांपल्स देके जल्दी जल्दी जितना हो सकता था एक ओवरऑल ओवरव्यू ग्रास्प कर लिया। अब मेरा सेकंड राउंड हुआ, गेस्टिमेट ही पूछा उसमें मुझसे, दूसरा इंटरव्यूअर था बट गेस्टिमेट्स ही पूछा। तो मैंने कहा चलो भाई भला हो, जो बंदा पहले मेरे पहले राउंड में ले रहा था उसने बता दिया मुझे, तो मैंने गेस्टिमेट सुना दिया। तो थर्ड राउंड में उन्होंने मुझे एक और सवाल पूछा, जो कि था केस स्टडी। ठीक है, अब भाई मैंने ना उस डायरेक्शन में कभी सोचा ही नहीं, बता रहा ना, मैंने एसडी क्वांट के अलावा कभी इधर उधर गया नहीं मैं। उन्होंने मुझसे पूछा केस स्टडी, मुझे लगा वो है कि ऐसा गेस्टिमेट टाइप का ही कुछ है, मैंने जवाब ही उल्टे तरीके से देना चालू किया। तो फिर उन्होंने मुझे करेक्ट किया, और ना तो वो थोड़ा फनी टाइप का हो गया, बट वो जो सर जो मेरा ले रहे थे इंटरव्यू काफी अच्छे थे, उन्होंने मुझे थोड़ा हिंट दिया कि देखो ऐसे सोचते हैं केस स्टडी में, अब तुम ऑन द स्पॉट क्या सोच सकते हो तुम्हारे ऊपर है। तो मैंने कहा चलो भाई थोड़ा जितना भी अपनी नॉलेज है सब तरफ से मिला जुला के एक केस स्टडी मैंने उन्हें सुना के दे दी। तो उन्हें ओवरऑल ओके ओके लगा, पहले 2 राउंड अच्छे गए, थर्ड राउंड मेरा ओके ओके था। तो अब मुझे आया ना एचआर से फोन कंपनी का, तो अब मेरे को तो लगा यार अब बस सेटल है, अब इंटर्न लग गई, अब मस्त एकदम मौज मारनी है। तो अब एचआर वाली कंपनी का कॉल आया, वो मुझसे पूछती है तुम्हारा जेई रैंक कितना था। तो मैंने उन्हें अपनी जेई रैंक बताई। अब मेरी जेई रैंक ऑब्वियसली अगर 3 डिजिट्स में होती तो मैं मटेरियल साइंस में नहीं होता। हाँ, ठीक तो है। मैंने अपनी रैंक बताई, तो उन्होंने 1 जीरो कम सुना ही आया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जब रिपीट किया तो उन्होंने कहा कि ओ ऐसे 300-400 में है तुम्हारी। तो मैंने कहा नहीं नहीं 1 जीरो बढ़ा लो, इतनी है। अब एग्जैक्टली क्या बताना रैंक का। तो क्या कहते हैं कि वो ना शॉक्ड हो गई, मतलब उनकी टोन में शॉक था भाई, मतलब वो शांत हो गई, कहती ओ। फिर उन्होंने मुझसे जेई मेंस की रैंक पूछी, उधर भी अपने यही हाल था ऑलमोस्ट सेम सेम। तो फिर तो शॉक्ड हो गई, कहती ओ ओके थैंक यू, और उन्होंने फोन काट दिया। भाई जो उनकी टोन में डिसअपॉइंटमेंट था ना, उससे फिर से जो मॉरल क्रश हो गया पूरा, कि मैंने कहा यार जेई रैंक तो हो गया ना यार, 2 साल पहले की बात है, अब तो कॉलेज का देखो ना क्या किया मैंने। तो इंटरव्यू मेरे उसके हिसाब से अगर तुम सोचो एचआर का कॉल आ रहा है तो वो ये मतलब जनरली ये माना जाता है कि फाइनली है ऑलमोस्ट सब कुछ। तो जब उन्होंने रैंक पूछ ली ना, मैंने समझ लिया भाई, क्योंकि यहाँ सारे बंदे जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं सब 3 डिजिट रैंक वाले हैं, सीएससी वाले सब 3 डिजिट रैंक वाले हैं, मैं अकेला हूँ जो उससे बाहर निकला हूँ। तो मैंने कहा ये होप छोड़ देते हैं, कोई फायदा नहीं है। तो मेरा उस कंपनी में भी रह गया। तो अब देखो मैंने इंटरव्यू से सीखा क्या क्या,
मैंने एक तो नई फील्ड के बारे में जाना जो गेस्टिमेट्स थे और जो केस स्टडी वाली फील्ड थी। फिर मैंने जाना कि ऊप्स इंपॉर्टेंट है जो कुछ इंटरव्यूअर्स काफी अच्छे से पूछ सकते हैं। ठीक है। मैंने एक जाना कि तुम्हारा जो रेज्यूमे है, तुम ना रेज्यूमे सिर्फ दिखाने के लिए मत बनाओ, तुम रेज्यूमे बनाओ अपनी नॉलेज के लिए। अगर तुमने उसमें कुछ भी लिखा है जो तुम्हें नहीं आता है, हटा दो, प्लेनली हटा दो। वहां तुम्हें जब झाड़ देंगे ना वो सामने से कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें ज्यादा बुरा लगेगा देन कंपेयर टू तुम्हारे रिज्यूमे में कुछ ना हो। हाँ हाँ सही। तो वो चीजें रखो जो तुम्हें आती है, और अगर कुछ डाल रहे हो तो मेक श्योर कि तुम ना उसे डेप्थ कवर कर रहे हो, एटलीस्ट तुम्हारे लेवल पे इन डेप्थ कवर कर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिसर्च फील्ड में घुस गए तुम उसमें और जाके सब पढ़ डाले रिसर्च पेपर, बट एटलीस्ट जैसे हम लोग अभी एसपीआई के लिए बना रहे हैं अपना रिज्यूमे, तो हम लोग तो कुछ भी डाल देते हैं ऐसे करके कि भाई चलो एचटीएमएल भी आता है, सीएसएस भी आता है, सीपीएल तो पढ़ लेंगे नहीं तो थोड़े बहुत दिन पर। हाँ, तो ये ना ये एसआईपी में डाल सकते हो ये। बट उसके बाद क्या होता है कि जब ये वाला आता है ना, जब इसमें सामने से कटना चालू होता है ना, तो अच्छा नहीं लगता वो इस समय। तो मेरा एडवाइस ये है कि रिज्यूमे में डालो जो रॉक सॉलिड हो, कि तुमसे कुछ भी पूछे वो और तुम्हें वो आता हो, तभी डालना, वरना मत डालना। तो ये एक तो मेरे को ये समझ आया, तो मैंने अपना रिज्यूमे अच्छे से तैयार किया। ऊप्स जितनी मैं पढ़ सकता था पढ़ा मैंने, और गेस्टिमेट्स और ये भी मैंने और देख ली उस राउंड के बाद, कि मेरे को लगा आगे कभी ऐसा हो सकता है देना पड़े। तो और 3-4 लर्निंग्स मेरी इस टाइप से थी। तो ना तो फिर मतलब मेरे ना 7-8 इंटरव्यू हो गए थे टोटल। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, बट 7 या 8 दिए थे मैंने। तो फाइनली एक हमारी कंपनी आई, ठीक है, एक और। तो अब स्टार्टअप्स तो आते ही होते हैं यार उस समय भी काफी। तो ना उस समय हम लोगों ने तो नाम सुना नहीं था, बट उसमें ऐसा था कि ओपन फॉर सीएसई ऑन, मतलब सर्किटल ऑनली थी। फिर उन्होंने शायद एसपी वालों ने बात करके ओपन फॉर ऑल करवा दी। तो मैंने टेस्ट दिया, 4 दिया, टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं थी, टेस्ट अच्छा गया, क्योंकि सिर्फ उसमें कोडिंग थे, 3 कोडिंग क्वेश्चन थे, एंड टेस्ट 4 दिया मैंने। उसके बाद क्या कहते हैं कि इंटरव्यू हुआ। तो मेरे दिमाग में तो बैक ऑफ द माइंड में था कि यार ओपन फॉर सर्किटल ऑनली है, तो मैं क्या ही करूंगा, देख के चला भी जाऊंगा। बट फिर जैसे होता है ना वही बैक ऑफ द माइंड में कि ये तो बस कहने वाली बातें हैं कि हाँ खोल दी सबके लिए, बट होता कुछ नहीं है। तो मैं इंटरव्यू एकदम ना, मतलब मेरे हिसाब से वो अकेला इंटरव्यू था जिसमें एकदम कैजुअल माइंडसेट था, कूल माइंडसेट था, मेरे को कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था नहीं होगा उसमें मेरा। ठीक है, मैं गया इंटरव्यू देने। तो जो मेरे सामने इंटरव्यू ले रहे थे बड़े बड़े बढ़िया बंदे थे यार, मतलब बड़े आराम से पूछ रहे थे मुझसे चीजें। इंट्रोडक्शन हुआ, फिर उन्होंने अपना इंट्रोड्यूस किया, काम वाम बताया उन्होंने अपना क्या करते हैं। तो फिर उन्होंने मुझसे सवाल पूछना चालू किए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कोडिंग। तो अब भाई कोडिंग पे तो अपना कॉन्फिडेंस था, एंड उस दिन माइंडसेट भी मेरा बहुत क्लियर था, क्योंकि मेरे पास कोई प्रेशर नहीं था। डे 1 जो मेरी कंपनी छूटी, मेरे को ना उस पर प्रेशर था कि इसमें तो जाना ही जाना है यार मुझे, चाहे कुछ हो जाए। मतलब होता है ना कि नॉन सर्किटल वालों के लिए तो यही भगवान है, तो वैसा सीन था। तो इसमें कोई ऐसा क्लियर माइंडसेट था मेरा। मैं गया, उन्होंने कोडिंग दिया, मैंने इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने उसी क्वेश्चन पे ना, वो वाला मेरा इंटरव्यू ऐसा था, एक क्वेश्चन पे उन्होंने रीइटरेट करवाया मुझसे, चेंजेस कर करके छोटे छोटे चेंजेस किए, फिर बड़े चेंजेस किए। उन्होंने उसी कोड पे रीइटरेट करवाते रहे कि अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, आप कोड चेंज करो। इस टाइप से मेरा 45-50 मिनट तक इंटरव्यू 1 घंटे के राउंड चला। तो अब वो इंटरव्यू हो गया, एंड वो बहुत अच्छा था। मतलब सिर्फ मुझसे उस समय कोडिंग पूछी गई, एंड ना मुझसे ऊप्स पूछा गया उसमें, एंड ना मुझसे और कोई चीजें पूछी गई। तो मेरे को कमांड था, मैं बढ़िया से बताया। उन्होंने एक आध शायद पजल्स भी पूछी थी, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, एंड पजल्स भी अपन करके गए थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो पजल्स भी बता दी, कोडिंग भी बता दिया। तो कॉन्फिडेंस तो थोड़ा आ ही गया कि यार सेकंड राउंड में तो हो ही जाएंगे। तो उस समय क्या हुआ कि उन्होंने ना शायद बेसिस ऑन दी फर्स्ट राउंड, एंड शायद टेस्ट के स्कोर्स के बेसिस पे, ये मेरी पर्सनल हाइपोथेसिस है, कभी पता नहीं चला। तो उन्होंने उस बेसिस पे ना फाइनल लिस्ट निकाल दी, क्योंकि लेट हो रहा था उस दिन। जहां तक मुझे याद है लेट हो गया था राउंड होते होते, क्योंकि और भी कंपनी शेड्यूल्ड होती है ना दिन में। तो उन्होंने कहा कि हमारी फाइनल हो गई है, एंड मुझे एसपीओ वाले बंदे से मैसेज आता है, अपना जो प्लेसमेंट ऑफिस है, कि भाई जहां तक है कि तेरा नाम है उसमें लिस्ट में। तो मैं तो भाई ब्लैंक, उस समय तो मेरे को कुछ होश ही नहीं है कि क्या हुआ ये। तो मैंने कहा अभी नहीं, अभी वेट रखते हैं जब तक मेल नहीं आ जाता। मेल आ जाता है जब तुम्हारा अपना पोर्टल बंद होने वाला होता है, जब इंटर्न लग जाती है। भाई मेल आया ना जिस समय, तो बस अब तो लगा कि अब तो यार, मतलब यार जो एक खुशी थी ना उस समय जो होती है, मतलब जिस कंपनी में सोचा नहीं था कि हो जाएगा, उस कंपनी में आपका हो गया, जिसमें आप बहुत कैजुअल गए थे। हाँ बिल्कुल। एंड इससे ना मुझे ये सीखने को मिला कि जितना तुम स्ट्रेस आउट होके जाओगे ना माइंडसेट रख के, देखो तुम किसी से नहीं बोल सकते कि यार स्ट्रेस फ्री होके जाओ। कैसे स्ट्रेस फ्री होके जाए बंदा, भाई अपना फ्यूचर डिसाइड करने जा रहा है वो वहां पे, तुम उससे बोल दो स्ट्रेस फ्री होके, वो कुछ नहीं। मेरा ये मानना है कि तुम ये मान के जाओ कि हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो एक्सपीरियंस गेन करोगे, तुम कुछ खो के नहीं आ सीखने को मिलेगा।
ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए वो एंड ऑफ द वर्ल्ड है, तुम्हें आगे भी मौके मिलेंगे और तुम उसमें ऑब्वियसली फोड़ सकते हो अगर तुम अच्छे उसमें हो रहे हो शुरू वाले डेज में, तो तुम्हारे चांसेस है कि बाद में भी तुम होगे शॉर्टलिस्ट। अब भाई इंटर्न में ना जाने के बाद एक अलग एक्सपीरियंस इसलिए था क्योंकि पहली बार मैं किसी कॉर्पोरेट नहीं कहूंगा एग्जैक्टली, बट किसी एक बड़े फर्म पे काम करने जा रहा था। बट मेरा एक्सपीरियंस था कि मैंने ना काम बहुत जैसे कहते हैं कि मैंने ना ऐसे, एक तो समर से हॉलीडे होती है तो थोड़ा टाइम मिल सकता है समय चाहो तो, बट थोड़ा काफी अच्छे से उधर दिमाग लगा के काम किया। मतलब मैंने ना अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, जितना टाइम हो सकता था उधर डेडिकेट किया मैंने दिन भर का पूरा, कि जैसे खत्म होने के बाद भी मैंने थोड़ा अपना कि चलो मैं कुछ सीख सकता हूँ यहाँ पे एक्स्ट्रा जो मेरे को नहीं आता है, तो मैं सीखने की कोशिश करता था। तो एट दी अबाउट जब 2 महीने एंड होने वाले थे ना, तब अब दिमाग में आता है भाई कि यार प्लेसमेंट का क्या करा जाए, मतलब क्योंकि प्लेसमेंट भी आने वाले हैं और इंटर्न भी खत्म होने वाली है। तो इंटर्न खत्म होते प्लेसमेंट चालू हो जाएंगे तुम्हारे, तो कोडिंग तो छोड़ रखी है, तो अब क्या किया जाए। तो उस समय क्योंकि इंटर्न चल रही थी एंड मैंने कहा ना कि मेरे को पर्सनली वहाँ सीखने को बहुत ज्यादा चीजें मिल रही थी, तो मेरे लिए सब कुछ नया था उस समय, इतने बड़े चीज पे काम करना एंड जो भी मुझे टास्क दिए जाते थे, जो भी मेरा प्रोजेक्ट रहा वहाँ पर। तो एट द एंड ऑफ अबाउट 2 मंथ्स जब होने वाले थे, तो उन्होंने हम लोग को हमारे कॉलेज से 2 लोग लेके गई थी कंपनी, तो उन्होंने हम लोग को इंडिविजुअली बताया कि वी आर हैप्पी विद द वर्क एंड वी वुड लाइक टू ऑफर यू अ प्री प्लेसमेंट ऑफर। तो अब भाई उस समय तो फिर एक वो अलग फेज था खुश होने का। तो जैसा कि यार आप लोगों ने भी स्टोरी देखी, मतलब यार काफी इंस्पायरिंग था। मतलब एक समय था जब कोडिंग कर रहे थे तो एक काफी अप जोन चल रहा था, मतलब सब कुछ एक्सपर्ट बनते चले गए। फिर इंटर्न करने आए तो एक में भी इंटर्न नहीं लगी, इंटरव्यू से रिजेक्ट हुए, काफी कुछ दिक्कतें आई और फाइनली ऐसी इंटर्न लगी जिसने फाइनली प्री प्लेसमेंट ऑफर भी दे दिया। तो बस वही है कि मतलब लाइफ बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, आपको पता ही नहीं है कब क्या हो जाए, तो बस पेशेंस रख के मेहनत करते रहो। तो वही एक चीज लगी। और एक बहुत अच्छी चीज जो मेरे को समझ में आई कि भाई मस्से ब्रांच से कोई बंदा पीपीओ ले गया, जो कि मतलब मैं बहुत ही कम सुना है ऐसा कॉलेज में कि मतलब नॉन सर्किटल ब्रांच से पीपीओ लेके, और वो भी मतलब इंटर्न में पीपीओ लेना, तो एक बहुत बड़ी बात है। तो जितने भी बच्चे हैं जो नॉन सर्किटल ब्रांच से, जिनको ऐसा लगता है कि भाई मैं सीएसई में नहीं हूँ, एमटीएस में नहीं हूँ, मेरा इंटर्न नहीं लगेगा या फिर मैं पीपीओ वगैरह नहीं फोड़ पाऊंगा, यार मैं एक बहुत तगड़ी प्लेसमेंट नहीं फोड़ पाऊंगा, तो वो सब बातें गलत है। भाई मेहनत करो। मतलब मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गया आपकी स्टोरी सुनकर। यहाँ पे ना एक बहुत एक किस्मत का खेल होता है ना, जैसे इंटर्न इतनी लेट लगी तो लगता है कि क्या यार मतलब लेट लगी, तो एक वो जो बैक ऑफ द माइंड में रहता है ना, वो भी मेरा हट गया क्योंकि हम लोग की जो मतलब मेरी जो कंपनी 8 आई ना, वो हमारे प्लेसमेंट ड्राइव में डे 1.2 आई थी, मतलब टॉप ऑफ द उसमें आई थी वो। तो एक मतलब एट द एंड कहाँ से मैंने चालू किया था, डे 1 इंटर्न छूट के मेरी रह गई, मेरे को लगा कि उसमें शायद पीपीओ मिल जाता, लाइफ सेट हो जाती, बट एट द एंड लेट इंटर्न लगी। बहुत कुछ सीखा मैंने ओवर द जर्नी एंड फाइनली वो टॉप ऑफ दी लोग उसमें जाने के लिए, काफी लोग जाने के लिए तैयार थे कि अगर भाई मिल जाए मौका हम जाएंगे इस कंपनी में। तो करेंटली मैं इस कंपनी में प्लेस्ड हूँ इन द एमएल टीम एंड मेरे को ये लगता है कि यार ओवर द टाइम तुम्हारी जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तुम दुखी भी होगे, तुम खुश भी होगे, तुम एक्साइटेड भी होगे, मोटिवेटेड भी होगे, बट ना किसी भी चीज को ओवरवेलम मत होने दो, सबको एज एब्जॉर्व करो एज अ एडिशनल इनपुट एंड उस पे ना वर्क करो कि तुम जो भी तुम्हारा इस समय चल रहा है कि सही डायरेक्शन है तो बढ़िया जाओ उधर फुल स्पीड से, अगर तुम्हें लग रहा है गलत डायरेक्शन है तो स्टीयर अवे करो उस जगह से। बट एट द एंड आई फील कि ठीक है, अगर तुमने मेहनत की है ना 4 साल में, तो ऐसा नहीं कि तुम्हारी बेकार जाएगी, तुम्हें मेहनत का फल मिलेगा एट द एंड। और फॉर ऑल द व्यूअर्स ना जो ये सोच रहे हो कि ये वीडियो देखने से उनकी इंटर्न प्लेसमेंट लग जाएगी, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर मैं दूंगा कि तुमने पूरा 4 साल का एक्सपीरियंस सुना, तो इसको सिर्फ सुनना मत, तुम ना अपना एक्सपीरियंस बनाना खुद से। अप्लाई भी नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि यार एक्सपीरियंस ना सबका यूनिक होता है, तुम ना किसी का एक्सपीरियंस किसी पे कॉपी नहीं कर सकते। तो मेरा ये मानना है खुद से करो चीजें, गलतियां करो, सीखो और बस मेहनत करना मत छोड़ो, क्योंकि मेरा ये मानना है 4 साल में तुम अगर आके, मैं मानता हूँ तुम जेई दे के आए हो, तुम एग्जाम्स दे के आए हो, तुम कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, बट एट द एंड यार तुम अपना फ्यूचर बनाने आए हो ना, तुम जाओ मस्ती करो, सब कुछ करो, तुम खेलो भी, तुम मस्ती भी करो, बट एट द एंड मेरा ये मानना है कि पर्सनली फोकस यहाँ भी रखो, मस्ती पे भी रखो, बट अगर तुम्हें लगे कुछ चीज खराब हो रही है तो बैलेंस आउट करने की कोशिश करो, बट एट द एंड कीप ऑन इटरेटिंग, कीप वर्किंग हार्ड, सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा एंड में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कुछ खराब होगा।
सो फाइनली गाइस इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं और मतलब बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। तो जैसे जिनके भी हम पॉडकास्ट लेते हैं सबकी अपनी अपनी अलग अलग जर्नी होती है, इनकी एक अलग जर्नी है, इससे पहले किसी का पॉडकास्ट किया उनकी एक अलग जर्नी थी। तो बस वही है कि मतलब आपको सेम जर्नी कॉपी नहीं करना है, बट लेकिन उनकी जो जो लर्निंग्स थी उनसे आपको सीखना है, उन्होंने जो एक्सपीरियंस दिए उन चीजों को सीखना है और फिर अपनी जर्नी में अप्लाई करना है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच अविरल। मतलब बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी थी और मतलब बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिली लिटरली, कि मतलब इतना डिटेल में तो ऑलमोस्ट कोई नहीं बताता, आपने बहुत सारी चीजें काफी डिटेल में बता दी। सो थैंक यू वेरी मच।